हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9th के बायोलॉजी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, इससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में कोई भी सब्सटेंस अंदर और बाहर दो प्रोसेस से होकर जाता है, जिसे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर हमने देखा टोनिसिटी किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सेल वॉल किसे कहते हैं। हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए अरेंज होते हैं, और एक स्पेसिफिक पार्ट डीएनए का जो एक स्पेशल फंक्शन करता है उसे ही हम लोग जीन कहते हैं। फिर हमने देखा कि सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। आज की वीडियो को हम सेल ऑर्गेनेल से कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ना, ये स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और राइबोसोम। इसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होते हैं ये बस यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक ऑर्गेनेल को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स का, जो कि नेटवर्क की तरह पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। ये दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे छोटे छोटे राइबोसोम अटैच्ड हैं। ये राइबोसोम हैं। तो राइबोसोम के कारण ही इसका सरफेस जो है थोड़ा रफ दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो हैं ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हैं, मतलब राइबोसोम पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, ये हर एक एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सबको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ये क्या करते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? ये प्रोटीन का सिंथेसिस किया, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड का सिंथेसिस किया। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो जो भी सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है उसमें से कुछ लिपिड का पार्ट और कुछ प्रोटीन का पार्ट सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बायोजेनेसिस कहते हैं। उसके अलावे कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो ईआर में बनते हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स का काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ना, ये डिफरेंट जगह पे भेजे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जहाँ जिस इसका ज़रूरत होता है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये लिपिड और प्रोटीन भेज दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि वेसिकल के रूप में अरेंज होते हैं एक दूसरे के पैरेलली स्टॉक के फॉर्म में, और ये स्टॉक जो क्या कहलाता है? सिस्टर्न्स कहलाता है। जो भी मटेरियल
ER में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, वो पैक किए जाते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं डिफरेंट टारगेट्स पे विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का क्या काम हो गया? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये लार्ज ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ER के जस्ट बगल में अरेंज होते हैं। जो भी सब्सटेंस यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं SER या RER में, वो गोल्जी बॉडी के थ्रू ही टारगेटेड साइट पर भेज दिए जाते हैं। इसीलिए गोल्जी बॉडी को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। उसके अलावे गोल्जी एपरेटस एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है वो? फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है? लाइजोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ बनते हैं? RER में बनते हैं। लाइजोसोम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। ये हेल्प करता है सेल को क्लीन करने में, और कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब सेल में एंटर करता है तो उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अगर कभी लाइजोसोम अगर टूट जाए तो वो क्या करता है? अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को ये क्या करता है? डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए लाइजोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये ATP का प्रोडक्शन करता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का ये प्रोडक्शन करता है जिससे से हमें एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका फर्स्ट मेम्ब्रेन जो होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ। पहला मेम्ब्रेन पोरस होता है और सेकेंड मेम्ब्रेन जो होता है ना, फोल्डेड होता है। देखिए ये है स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डेड है ना, ऐसे फोल्डेड है, जिससे ये इसके एरिया को, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को अपना अलग DNA होता है, ठीक है, और इसे अपना राइबोसोम भी होता है। इसीलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, मतलब ये कुछ काम अपना खुद से करता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हैं और आपके भैया हैं, ठीक है। आप क्लास 9th में हैं और आपके भैया क्लास 11th में हैं। आप बस पढ़ाई करते हो, आप रुपए के लिए अपने मम्मी या पापा पे डिपेंडेंट हो, लेकिन आपके जो भैया हैं वो ट्यूशन पढ़ाते हैं और वो अपने खुद का भी वो 2 से 4 हज़ार अर्न कर लेते हैं। तो वो अपने पॉकेट मनी पे बहुत हद तक खुद पर डिपेंडेंट हैं। बहुत चीज़ों पे वो फादर पे भी डिपेंडेंट हैं, फादर और मदर पे डिपेंडेंट हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हैं। पर आप जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट हो अपने मम्मी पापा पे। तो आपके भैया जो हैं वो क्या हो गए? वो हो गए सेमी ऑटोनोमस, यानी वो आधे काम के लिए ही अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हैं। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसके पास अपना DNA है, अपना राइबोसोम है, तो वो कुछ हद तक अपना काम खुद से कर सकता है। हाँ, तो ये मैंने पहले बताया कि द इनर मेम्ब्रेन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ठीक है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ATP को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब ATP से ही हमें एनर्जी मिलती है। तो mitochondria have their own DNA and ribosome, therefore mitochondria are able to make some of their own proteins. प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनोमस है, यानी इसमें भी अपना DNA और अपना राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं
और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड्स के प्रेजेंट रहने के कारण ही प्लांट अपना खाना खुद अपने बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट है और ये फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट है, इसीलिए ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को, या जो भी स्टेम जो ग्रीन कलर का हो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, दूसरा प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड पिगमेंट है, जैसे फ्रूट्स में और फ्लावर्स में ये कलर प्रोवाइड करता है। तीसरा प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ स्टोर करते हैं, ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल को स्टोर करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही इसे अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम है, ये डीएनए है। जब एक ये है ना, जैसे कॉइन, एक के ऊपर एक कॉइन जब आप रख देंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं अटैच्ड होते हैं एक, जिसे स्टोमेटल लैमेला बोलते हैं। ये जो फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे को, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे खड़ा करेंगे तो इसे ग्रैनम बोलते हैं। और एक ये कॉइन को, एक ऐसा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसे थैलाकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का ये स्टोरेज का काम करते हैं। ये एनिमल सेल में जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और प्लांट सेल में ये लार्ज होते हैं। प्लांट सेल को ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इस वैक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स, शुगर्स और बहुत तरह के ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, उसमें जो फूड ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो भी वैक्यूल्स में स्टोर होके रहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।